वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हमने आइसोथर्म मॉडल्स डिस्कस किए थे। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है उस पर कौन से मॉडल्स अप्लाई करने चाहिए, उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स के आइसोथर्म मॉडल्स को डिस्कस किया था, उनके ग्राफ प्लॉट किए थे और उनके आगे स्लोप और इंटरसेप्ट से उनकी कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था। आज हम काइनेटिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट टाइम का डाटा वो अप्लाई करते हैं काइनेटिक मॉडल्स डिस्कस करने के लिए, जबकि आइसोथर्म डिस्कस करने के लिए हम डाई कंसंट्रेशन का डाटा यूज़ करते हैं। अब डाई कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन या कॉन्टैक्ट टाइम की या बाकी पैरामीटर्स की, तो उसकी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं इसी प्लेलिस्ट में, आप उनको चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट टाइम के डाटा को यूज़ करके काइनेटिक शीट को। काइनेटिक शीट आपके सामने ये ओपन है, जिसमें हमने सपोज वैल्यू ली है, क्रिस्टल वायलेट डाई लिया है, उसको सिट्रस देवदार सारडस्ट पे, जिसको देवदार लकड़ी कहा जाता है, वेल नोन वुड है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के अलावा नेपाल, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इस डाई की एड्जॉर्प्शन करवानी है सिट्रस देवदार सारडस्ट पे, उसकी काइनेटिक शीट को हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल, ये ग्राफ कैसे आते हैं, इनकी सारी डिटेल हम देखेंगे और उसके बाद हम हर काइनेटिक मॉडल के, जिसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल हमारे और लिक्विड फिल्म मॉडल्स ये आ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे ये टेबल कैसे बनाया जाता है। इन मॉडल्स के अलावा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, लिक्विड फिल्म मॉडल, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल के अलावा भी बहुत से काइनेटिक मॉडल्स हैं जो कि आपको ऐड करने भी चाहिए। और रिव्यूअर्स, जब आप पेपर सबमिशन करवाते हो किसी भी जर्नल में, तो रिव्यूअर्स आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप डिफरेंट अदर मॉडल्स भी ऐड करें, जिसमें एलोविच काइनेटिक मॉडल आ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट अदर मॉडल्स भी हैं जिनको हम आने वाली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये टेबल जो है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है काइनेटिक शीट के केस में, इसको कैसे बनाया जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बात कंफर्म कर दूं कि ये जो हम पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को देखा, उसके बाद हम इसकी एक्सेल शीट की तरफ आ गए हैं, ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ, तो ये सारा प्रोसीजर डाइस और मेटल आयन या कोई भी पोल्यूटेंट जिसको आप एड्जॉर्ब करवा रहे हो उसके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी इसमें बात ये आ जाती है कि कुछ लोग समझते हैं कि एड्जॉर्प्शन के लिए ही ये एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि एड्जॉर्प्शन के अलावा बाकी डिफरेंट मेथड्स जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हैं उनके लिए भी यही सारी प्लेलिस्ट एप्लीकेबल होगी। कौन कौन से प्रोसीजर हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो अगर आप किसी भी डाई मॉलिक्यूल की या किसी भी मेटल आयन की या कम्बिनेशन ऑफ डाइज या कम्बिनेशन ऑफ मेटल आयंस या कोई भी अदर पोल्यूटेंट को स्टडी कर रहे हो और उसकी एड्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हो जस्ट, तो ये पूरी प्लेलिस्ट उसके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, अगर आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो किसी भी डाई की, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन विद, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है विद द हेल्प ऑफ एनी आयोनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें हमारे पास यूवी लाइट आ जाती है जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास गैमा रेज आ जाती हैं। मतलब आप जस्ट लाइट फॉल करवा के सैंपल के ऊपर आप उसमें जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं इसको ब्रेक करना चाह रहे हो और उसके बाद आप उसकी डिग्रेडेशन चेक करना चाहोगे, तो उसके लिए भी यही एक्सेल शीट एप्लीकेबल है। चंद एक पैरामीटर्स वेरी करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने देखा था इफेक्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट डोज इस प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे एड्जॉर्बेंट डोज का इफेक्ट की स्किप हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि जो आप लाइट दे रहे हो कितने वाट की दे रहे हो, यानी कि लाइट इंटेंसिटी उसमें आ जाएगी, कितने वाट की इंटेंसिटी दे रहे हो, 60 वाट है, 40 वाट है, डिफरेंट उनके लैंप्स मिलते हैं, उनकी इंटेंसिटी को वेरी करके आप वो वाला पैरामीटर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक हो गया।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन और फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, इसके अलावा ये फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के लिए भी यही पूरी प्लेलिस्ट और यही सारी एक्सेल शीट एप्लीकेबल है। आप इसी को यूज़ कर सकते हो और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं आएगी। फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आप लाइट के साथ साथ कोई कैटालिस्ट भी यूज़ कर रहे हो अपनी डाई को डिग्रेड करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यूवी लाइट अकेली यूज़ ना करूँ, उसके साथ मैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का कंपोजिट यूज़ कर लूँ, या अकेला जिंक ऑक्साइड यूज़ कर लूँ एज अ कैटलिस्ट, बिस्मथ ऑक्साइड यूज़ कर लूँ, या कोई भी अदर एक्टिवेटिंग एजेंट जिसको मैं कैटलिस्ट बोल सकती हूँ वो यूज़ कर लूँ विद अलोंग विद लाइट, तो उसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसको कहा जाता है फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आई होप कि काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल की, कि टेबल कैसे आया हमारे पास। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर अपना टाइटल लिखना होता है, जो आप डाई और जो एड्जॉर्बेंट यूज़ कर रहे हो, ये जो भी कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल वाइल्ट्रॉन सिट्रस थियोथरा। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट टाइम में जो आपने कंडीशन अप्लाई की थी, कॉन्टैक्ट टाइम के पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करने में जो कंडीशन अप्लाई की थी, जितना वॉल्यूम यूज़ किया था 10 ml यूज़ किया था उसको मेंशन कर दें, जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया था जो आपने कॉन्टैक्ट टाइम वाले एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, आप उस कंसंट्रेशन को मेंशन कर दें। अगर 80 ppm यूज़ किया तो 80 ppm लिख दें, अगर 40 किया है तो 40 ppm, 20 है तो 20 ppm, जितना आपने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया था इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम, आप उसको यहाँ मेंशन सारी कंडीशंस को करेंगे और ये आगे यूज़ भी होंगी इस पूरी टेबल को बनाने के लिए। पीएच सॉल्यूशन की जो आपकी ऑप्टिमम आई थी आप उसको मेंशन कर दे, पीएच 2 है, पीएच 12 है, जो भी है। एड्जॉर्बेंट डोज जो आपने यूज़ की थी कॉन्टैक्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट रन करवाने के लिए, आप उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.4 ग्राम जो आपकी ऑप्टिमम आई थी या जो आपने कॉन्टैक्ट टाइम में यूज़ की थी, आप उसको लिख दें। 0.6 है, 0.8 है या 1 ग्राम है, जितनी भी है आप उसको मेंशन करें। पार्टिकल साइज़ भी मेंशन करें, जितना पार्टिकल मैश साइज़ माइक्रोमीटर में जो आपने यूज़ किया है, मैश साइज़ का जो यूनिट होता है वो माइक्रोमीटर होता है। कॉन्टैक्ट टाइम इसमें आपने वेरिएबल रखा था। ये कंडीशन सारी अप्लाई यहाँ पे लिखना और अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि आपको नेक्स्ट प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि इस टेबल में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वॉल्यूम है और इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एड्जॉर्बेंट डोज भी आगे इसी टेबल में यूज़ होगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला कॉलम जो आपका बनेगा वो टाइम का बनेगा। आप यहाँ मेंशन करेंगे कि टाइम कितना कितना आपने यूज़ किया था, जो आपकी वेरिएशन थी 5 to 120 मिनट्स तक या 5 to 100 मिनट्स, जितने टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट रन करवाए थे वो सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। जैसे पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने 5 मिनट पे पहले एक्सपेरिमेंट रन करवाया, फिर 10 मिनट्स पे, फिर 20, 30, 40 सो ऑन 120 मिनट्स तक हमने एक्सपेरिमेंट रन करवाए थे। तो वो ये सारा कॉन्टैक्ट टाइम का टेबल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइम टी की फॉर्म में, जो कि पहला कॉलम बनेगा। उसके बाद आपने T1/2 का मतलब है ये जो टाइम है जिसको आपने T से रिप्रेजेंट किया है और वो मिनट में है, आपने इसका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो भी आप कहें, यानी कि उसकी पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो इसका स्क्वायर रूट लेके आपने 5 का स्क्वायर रूट लेके 2.23 आएगा। 10 का स्क्वायर रूट कितने इक्वल होगा वो आपने मेंशन करते जाना। इसी तरह हर वैल्यू का स्क्वायर रूट आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है T1/2 के कॉलम में। यानी कि आपने पहले कॉलम टाइम वाले का स्क्वायर रूट लेके दूसरा कॉलम कंप्लीट कर लेना है। थर्ड कॉलम की तरफ आ जाए तो इसमें आपने नेचुरल लॉग लेना है T का लेना है, T1/2 का नहीं लेना है। इट मीन्स कि आपका जो ये टाइम T मिनट है, पहला कॉलम है, आप इसका नेचुरल लॉग लेंगे। ये ऊपर फार्मूला बार में भी आपको शो हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ A14 का मतलब है ये एक कॉलम, और 14 का मतलब 14 ये पहली इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू का नेचुरल लॉग लिया, ये आ गया।
उससे नेक्स्ट पे कर्सर रखूँ तो उसमें भी नेचुरल लॉग ए 15 है, यानी कि ए कॉलम की 15 वैल्यू। तो इस तरह आपने इस पूरे कॉलम का नेचुरल लॉग ले लेना है, तो आपने ये थर्ड कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ कॉलम की तरफ चलें तो उसमें सी ई यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, जिसका यूनिट मिलीग्राम पर लीटर है। मिलीग्राम पर लीटर जो है ये पीपीएम का ही दूसरा यूनिट है। मिलीग्राम पर लीटर में आपने यानी कि लिखनी है सी ई की वैल्यू। तो सी ई की वैल्यू कैसे आई थी, हमने वो कैसे कैलकुलेट की थी? अगर आपको याद हो तो हमने पैरामीटर्स वाले एक्सपेरिमेंट में इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया था, जिसमें कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे थी, जबकि ए आई इनिशियल एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे थी। इसकी जो हमारे पास स्लोप वैल्यू आई थी उसको यूज़ करके हमने सी ई निकाला था, यानी कि जो फाइनल एब्जॉर्बेंस आई थी उसको डिवाइड किया था विद द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो हमारे पास ये सी ई का कॉलम आया था। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सी ई कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी प्लेलिस्ट में। सी ई कैलकुलेशन का मेथड उसमें कम्प्लीटली समझाया गया है, काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें सी ई कैसे निकलेगी, और ये ए आई ए एफ ये क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ से आनी है, और सी ई कैसे निकाली जाती है। तो आप उस वीडियो को चेक कर लें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी सी ई कैलकुलेशन का। तो उसकी मदद से आपने ये सी ई निकालना है, जो कि पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन में ज़रूरी है। और उसी सी ई का ये जो पूरा कॉलम है आपने इसी को यूज़ करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, यानी कि आपने वही सी ई यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देनी है, उसी को यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। पहले 4 कॉलम में आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलें 5th कॉलम की तरफ, जो कि ई है। इसमें यहाँ पे क्यू टी लिखा है, क्यू टी मिलीग्राम पर ग्राम की फॉर्म में, यानी कि इसका जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर ग्राम है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी पहली वैल्यू पे मैंने कर्सर रखा, तो ये देखिए फार्मूला बार में ये इसका जो फार्मूला है, ये जो इक्वेशन है वो शो हुई। क्यू टी यहाँ पे इस पूरे टेबल में जो बात समझने वाली है वो ये क्यू टी की है, क्यू टी और क्यू ई की। ये बात आपने ध्यान से सुननी है और यहाँ से आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना ये पॉइंट। क्यू टी अगर आपका कैलकुलेट हो गया तो आपको क्यू ई की समझ आ गई और आपका सारा टेबल ईजिली बन जाएगा। और काइनेटिक शीट सिर्फ है ही क्यू टी पे मेन फोकस इसका, इसी को यूज़ करके आगे ग्राफ बनने हैं और सारी उनकी कैलकुलेशन होनी है। तो यहाँ से बात ध्यान से सुनिएगा कि क्यू टी का फार्मूला क्या है, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में शो हो रहा है 80 माइनस D14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसको वो x नहीं लिखते बल्कि ये स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4। अब मैं अगर इसको जूम करके मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे 80 का मतलब क्या है, ये यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन यूज़ की थी वो 80 है। तो इट मीन्स कि क्यू टी के फार्मूले में क्या है, सबसे पहले हमने लिखनी है इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने कॉन्टैक्ट टाइम के एक्सपेरिमेंट में यूज़ की है। आपने अगर कॉन्टैक्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट रन करवाने के लिए 200 ppm का सोल्यूशन बनाया था तो आप यहाँ पे 200 ppm लिखोगे। जितनी कंसंट्रेशन का आपने सोल्यूशन बनाया था कॉन्टैक्ट टाइम पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आप उतनी कंसंट्रेशन सबसे पहले यहाँ लिखोगे। यहाँ पे 80 ppm यूज़ किया था हमने तो वहाँ पे हम फार्मूला में हमने सबसे पहले 80 लिख दिया। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डाई सॉल्यूशन जो आपने यूज़ की है कॉन्टैक्ट टाइम के एक्सपेरिमेंट में, वो आपने सबसे पहले लिखनी है। उसको माइनस करना है, आगे माइनस का साइन है, किस में से माइनस करना है, D14 में से। अब D14 का मतलब क्या है, ये CE, ये D है, D कॉलम है और ये 14 है, यानी कि आपने ये QT का पहली जो रो की वैल्यू है ये निकालने के लिए क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो कि CE है। आपने जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया था वो टोटल उसकी ppm की वैल्यू वो लेनी है, उसको माइनस करना है CE की वैल्यू से। CE की वैल्यू जो कि ये
मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 0.01। अब 0.01 क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम 10 ml यूज़ हुआ है। ठीक है, ये 10 ml वॉल्यूम है। इसको जितना आपने वॉल्यूम यूज़ किया था, आपने 20 ml यूज़ किया था, 30 किया था, 40 किया था, जितने ml आपने वॉल्यूम डाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए, आपने उस वॉल्यूम को 1000 पे डिवाइड करना है। 1000 पे क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि स्टॉक सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ppm का था। क्लियर हुई बात? यहाँ पे हमने जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, जो हमने पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में सारी डिस्कशन की थी, प्रिपरेशन ऑफ डाई स्टॉक सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाया था। उस 1000 ppm के सॉल्यूशन से जितना हमने वॉल्यूम ये यूज़ किया है, हम उसको इस पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10/1000। अगर आपने स्टॉक सॉल्यूशन 1000 ppm का नहीं बनाया, आपने 500 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, तो आप 10 डिवाइडेड बाय 500 करोगे। जो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है आप उस पे डिवाइड करोगे। अगर आपने 250 ml स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है तो आप 250 पे डिवाइड करोगे 10 को, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 250, यानी कि मिलीलीटर को आपने लीटर में चेंज करना है। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आप जितने ml आपने वॉल्यूम यूज़ किया है, आप उसको जितना स्टॉक सॉल्यूशन था आप उस पर डिवाइड करोगे। ठीक हो गया? यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम यूज़ किया है 20 ml, 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन था, तो आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 ml यूज़ हुआ है, तो इसको 10 को जब 1000 पे डिवाइड किया तो वो 0.01 आया। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाई सॉल्यूशन यूज्ड इन लीटर। जितने ml आपने यूज़ किया है उतने ml को 1000 पे डिवाइड करना है। उसका जो आंसर आएगा 0.01, जो आपने वॉल्यूम यूज़ किया है 1000 से डिवाइड करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसका जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा आपने इसको डिवाइड करना है 0.4 से। 0.4 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्जॉर्बेंट डोज, यानी कि जो आपने एड्जॉर्बेंट यूज़ किया कितने ग्राम किया, यानी कि यहाँ पे 0.4 ग्राम लिखा है। अगर आपने 0.4 ग्राम यूज़ किया था कॉन्टैक्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट रन करवाने के लिए, तो आप 0.4 ग्राम लिखेंगे। अगर आपने कोई हाइड्रोजेल बनाई है या कोई भी बीड्स बनाए हैं, कोई आप बायोकार्ब पे भी काम कर रहे हो, कोई कंपोजिट बनाया है, तो उसका भी कोई ना कोई अप्रोक्सीमेट वेट लिया होगा आपने, उसको वेइंग बैलेंस से वे करके आपने एक्सपेरिमेंट रन करवाया होगा, तो उसका जो आपने मास यूज़ किया है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको ये QT का फार्मूला क्लियर हो गया कि QT में क्या करना है। इसका फार्मूला क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए ये जितना सॉल्यूशन बनाया था, जितने ppm का, वो उसको माइनस करना है CE की वैल्यू से। CE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होनी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वो CE की वैल्यू जो आपकी आएगी, आपने इसको इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम यूज्ड इन लीटर। जितना आपके पास वॉल्यूम आया है जो आपने यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, 10 ml यूज़ किया, 20, 30 वट, आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना है। वो जो आंसर आ जाएगा आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो कंप्लीट आंसर इनका आएगा उसको डिवाइड करना है वेट ऑफ योर सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट। आपका जो एड्जॉर्बेंट जो आपने यूज़ किया उसका कितना वेट था, आपने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, जो वेइंग बैलेंस से वे करके आपने उसके साथ डिवाइड कर देना है। वो जो आंसर आएगा वो आपका QT होगा इन मिलीग्राम पर ग्राम। आई होप कि आपको ये QT का फार्मूला समझ में आ गया होगा कि QT का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। उसे नेक्स्ट चलें तो
क्यू ई माइनस क्यू टी, ये हमारे पास 6 कॉलम है। इसमें क्यू ई और क्यू टी इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। क्यू टी तो हमें समझ में आता है कि ये क्यू टी पूरा कॉलम ये क्यू टी है, इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते जाना है क्यू ई से। लेकिन क्यू ई कौन सी वैल्यू है? आपने ये जो क्यू टी का टेबल ये कॉलम पूरा निकाला है फार्मूले से, इसमें अब आपने ये देखना होता है कि कौन सी इस पूरे कॉलम में, इस पूरी सीरीज़ में कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखेंगे 1.8 है, 1.8, 1.82, बाकी हम सारे नंबर नहीं देख रहे, जस्ट पहले 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। 1.83 है, 1.84 है, यानी कि ऐसा ऐसा ज़्यादा हो रही है। हमने हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है इसी कॉलम की। 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.89, 1.90, ठीक है। तो 1.904945055 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इस पूरे कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमने उसी को क्यू ई कंसिडर कर लेना है। तो इसमें क्यू ई क्या है? क्यू ई इज इक्वल टू 1.904945055, ये आपने ऊपर मेंशन कर लेना है टेबल के ऊपर, ठीक हो गया। क्यू टी की हाईएस्ट वैल्यू को क्यू ई कहा जाता है। क्यू टी ये भी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है आफ्टर टाइम टी। क्यू ई इज एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ जाएगा तो वहाँ पे क्यू टी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, जो कि हमने हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे निकाली। तो आपकी जो क्यू टी की कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है आपने उसको क्यू ई कंसिडर कर लेना है, ठीक हो गया। अब इसी क्यू ई की जो ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसी में से आपने क्यू टी को माइनस करते जाना है। कैसे भला? क्यू ई माइनस क्यू टी, यानी कि क्यू ई का मैंने ये क्यू ई की वैल्यू लिख दी, माइनस क्यू टी यानी कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मैं माइनस करती जाऊंगी, तो मेरे पास ये एफ कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो जी कॉलम है इसको कंप्लीट, इसका जो फार्मूला है वो है log क्यू ई माइनस क्यू टी, यानी कि ये जो क्यू ई माइनस क्यू टी वाला एफ कॉलम था मैंने इसका log लेना है, सिंपल log लेना है, नेचुरल log नहीं लेना। तो यहाँ पे इसमें मैंने कर्सर रखा तो आप ये देख सकते हैं log F14, यानी कि जो F वाला कॉलम है उसका मैं log लूँगी और ये पूरे कॉलम का log लेके यहाँ पे मैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। H कॉलम में क्या है? T डिवाइडेड बाई क्यू टी। T इसमें T 1/2 स्क्वायर रूट वाला T नहीं है, T इज़ द टाइम जो आपने वेरी किया था, जिसको आपने वेरिएबल रखा था कॉन्टैक्ट टाइम के केस में, आपने उसके साथ डिवाइड करते जाना है, जो कि ये है 5, 10, 20, 30, जितने जितने मिनट का आपने गैप दिया था उस टाइम के साथ आपने क्यू टी को डिवाइड करना है। क्यू टी जो है हमारे पास ये हमने जो निकाला है मिलीग्राम पर ग्राम की फॉर्म में, इसको टाइम पर डिवाइड करते जाना है। फार्मूला में भी आप देख सकते हैं A14 डिवाइडेड बाई E14, ई कॉलम ये हमारे पास क्यू टी वाला है। आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करना है ये ए वाले पे, यानी कि A14 डिवाइडेड बाई E14, यानी कि ये पहली वैल्यूज़ 14 इनकी वो रो नंबर है, इस वजह से 14 का है, ठीक हो गया। अगर आप दूसरी वैल्यू पे कर्सर रखें तो वो 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 रो नंबर है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे। तो T डिवाइडेड बाय क्यू टी क्या है? आपने टाइम को डिवाइड करना है क्यू टी की वैल्यू से, जो कि मिलीग्राम पर ग्राम है। क्यू टी से करना है, क्यू ई से नहीं करना, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट चलें आई कॉलम की तरफ। तो आई कॉलम में क्या है? क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू ई। यहाँ पे हमने क्यू ई में से क्यू टी माइनस किया था इस कॉलम में, एफ कॉलम में, लेकिन यहाँ पे हमने क्यू टी को डिवाइड करना है क्यू ई से। क्यू ई वो है जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी। तो हाईएस्ट वैल्यू जो इनकी आई थी हमने क्यू टी को ऊपर रखा, यानी कि इस कॉलम को हमने ऊपर रख के क्यू ई से, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 1.90 ये वाली, हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये कॉलम आई कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चले तो अगला है जे कॉलम। जे कॉलम में हमारे पास फार्मूला गिवन है 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू ई। तो क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू ई ये हम अभी निकाल चुके हैं।
ये यहाँ पे आई कॉलम में क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई, यही फार्मूला ये है। बस इनका जो ये आंसर आया है इसको 1 में से माइनस करते जाना है, यानी कि इस आंसर को 1 में से माइनस कर देना है, तो आपका ये जे कॉलम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं 1 माइनस I14, यानी कि आई वाली जो पूरा कॉलम है इसको 1 में से माइनस करते जाएं। फार्मूला से भी क्लियर शो हो रहा है हमारे पास के हमने नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है। तो आपके पास ये जे कॉलम कंप्लीट हो जाएगा क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई के आंसर को 1 में से माइनस करके। के कॉलम की तरफ चलें तो वो है नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई, यानी कि क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई हमने उसको 1 में से माइनस कर लिया है ये जे कॉलम में। अब इस पूरे आंसर का हमने नेचुरल लॉग लेना है, यानी कि नेचुरल लॉग लेना है पूरे जे कॉलम का, तो हमारे पास के कॉलम बन जाएगा। फार्मूला बाद में भी शो हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ J14, यानी कि 14 सीरीज नंबर है उसका, रो नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई ये कंप्लीट हो चुका। इससे नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट कॉलम एल कॉलम में हमारे पास बी टी है, हमने बी टी निकालना है। तो बी टी कैसे निकाला जाएगा उसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है, माइनस 0.4977 माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई। नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई हम निकाल चुके हैं इस के कॉलम में, यही फार्मूला है यहाँ पे। इसका जो आंसर आया है हमने उसको माइनस 0.4977 से माइनस कर देना है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस 0.4977 ये जो फार्मूला बार में शो हो रहा है उसको माइनस करना है ये के कॉलम से, जो कि हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आया है। तो बेसिकली काइनेटिक शीट के केस में जो फार्मूला है वो बी टी इज इक्वल टू माइनस 0.4977 माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई है। अब इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए हमें क्यू ई भी चाहिए था, हमें क्यू टी भी चाहिए था, हमें नेचुरल लॉग भी चाहिए, क्यू टी हमने क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई भी करना है, उसके आंसर को हमने 1 में से माइनस भी करना है, फिर हमने इसका नेचुरल लॉग लेना है। तो ये जो पिछले स्टेप सारे किए गए हैं ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किए गए हैं। यही केस हमने आइसोथर्म के केस में देखा था, जिसमें हमने जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास आइसोथर्म की वो एप्सिलॉन स्क्वायर था, और एप्सिलॉन स्क्वायर निकालने के लिए हमें एप्सिलॉन का पता होना चाहिए था, जो कि इक्वल है आर टी नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 ओवर सी ई। तो इसके लिए हमें सी ई निकालना पड़ा, फिर उसको 1 पे डिवाइड करना पड़ा, फिर 1 में ऐड किया, फिर उसका नेचुरल लॉग लिया, हमें आर भी पता होना चाहिए था, टी भी। तो ये सारी कैलकुलेशन इसमें भी इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए की गई थी, जो कि आज हमने काइनेटिक शीट के केस में जैसे देखा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पिछली सारी जो कॉलम है और रोज़ हैं इनको बनानी पड़ी, और ये कंप्लीट टेबल हमारे पास हमने आज डिस्कस किया काइनेटिक्स के केस में कि आपके पास एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, फोटोलाइटिक का प्रोसेस है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन का प्रोसेस है किसी भी डाई या मेटल आयन की, तो या कोई भी अदर पोल्यूटेंट। तो आप ये सारा टेबल उसके लिए काइनेटिक शीट कैसे निकालो और कैसे उसमें फार्मूलाज पुट करो। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कॉन्टैक्ट टाइम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हमने इसकी कंप्लीट एक्सेल शीट का टेबल कैलकुलेट किया। क्यू टी का मैं अगेन बता दूं आपको, क्यू टी आई होप कि अक्सर स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि क्यू टी मेनली क्या है। इसमें हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमने एक्सपेरिमेंट यूज करने के लिए जो सोल्यूशन बनाया था उसको माइनस करना है सी ई की वैल्यू से। सी ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सी ई कैलकुलेशन के नाम से, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है जितना वॉल्यूम ml में आपने यूज़ किया उसको आपने 1000 से डिवाइड करना है ताकि आप ml को लीटर में चेंज कर सकें। उसका जो कंप्लीट आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड करना है तो आपने एड्जॉर्बेंट की जितना वेट यूज़ किया, फॉर एग्जांपल 0.4 ग्राम यूज़ किया तो आप 0.4 से डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। और बाकी टेबल तो बहुत इजी सा है, उसमें जस्ट नेचुरल लॉग और लॉग ही लेना है। तो यहाँ तक आपकी काइनेटिक्स के केस में इसका टेबल ये कंप्लीट हुआ जाता है। इसे नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे इसी टेबल की कौन कौन सी वैल्यूज़ को लेके सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, लिक्विड फिल्म मॉडल, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, एलोविच काइनेटिक मॉडल या डिफरेंट अदर मॉडल्स भी हम
जिनके मैंने नेम नहीं लिए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल डिस्कस करने का ये फ़ायदा होता है पेपर में कि आपको पेपर के एक्सेप्ट होने के, पब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप जस्ट 2 ही मॉडल डिस्कस करोगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सूडो सेकंड ऑर्डर, तो रिव्यूअर आपसे ये रिकमेंड करेगा कि आप इसमें मज़ीद काइनेटिक मॉडल्स भी ऐड करें, क्योंकि उससे एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी काम की बढ़ जाती है इस वजह से। तो आपने बिल्कुल यही जो पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करते जाएं। इसमें जैसे जैसे आप नई वीडियोस आ रही हैं, नए पार्ट्स आ रहे हैं, आप उनको फॉलो करते जाएं, तो आपकी ये कंप्लीट, चूँकि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने प्रैक्टिकल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम ये इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ गए हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखना है और उसमें ये सारी चीज़ें कैसे समराइज़ करनी है। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो स्टूडेंट जिनको ये काइनेटिक शीट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, या उनको समझ नहीं आती, या उनको गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो उन तक ये बात और ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इनके नेक्स्ट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।